हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर शेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी शेयर कैपिटल कैसे रेज करती है, कंपनी के शेयर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी देखते हैं। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी में एक कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लीजिए या जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लीजिए, इज एन एसोसिएशन। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है, मतलब एक समूह है ऑफ इंडिविजुअल्स। किनका? इंडिविजुअल्स का। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी क्या है? इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है जो किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। किसके थ्रू रजिस्टर्ड है? एक्ट के। इट इज अ लीगल एंटिटी। इट इज और कंपनी हैज इट्स लीगल एंटिटी। कंपनी की कैसी एंटिटी होती है? लीगल एंटिटी। तो इट इज अ लीगल एंटिटी विद सेपरेट आइडेंटिटी। और कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ध्यान रखना, मेंबर से कंपनी की आइडेंटिटी सेपरेट होती है शेयर होल्डर से। फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, मीनिंग इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ एनी मेंबर बिकम्स इंसॉल्वेंट और डाइज। अगर कंपनी का कोई भी मेंबर मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका दिवाला निकल जाता है, तब भी कंपनी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। तभी तो ये परपेचुअल सक्सेशन रखती है। क्या सक्सेशन रखती है? परपेचुअल। अगर मैं कंपनी की डेफिनेशन देखूं जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दी है, अगर मैं उस डेफिनेशन को देखूं तो क्या कह रहा है, क्या कह रही है वो डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 और क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मतलब क्या होती है? कंपनी मतलब वो ग्रुप जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है किसी लॉ के अंडर में, या फिर किसी प्रीवियस लॉ के अंडर में, या फिर 2013 के अंडर में। क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। तो वो एसोसिएशन जिसका फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हुआ है, क्या कहलाता है? कंपनी कहलाता है। प्रोफेसर हैने ने कंपनी के लिए क्या डेफिनेशन दी है? तो प्रोफेसर हैने डिफाइंस अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। प्रोफेसर हैने ने कंपनी को क्या बोला है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक तो ये नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे हम नेचुरल पर्सन है, वैसे कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, इंसान की तरह खाना पीना नहीं खाती है। पर तो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, और इसका निर्माण किसके थ्रू हुआ है? लॉ के थ्रू, मतलब एक्ट के थ्रू। हैविंग सेपरेट एंटिटी, और इसकी एंटिटी अस्तित्व कैसा होता है? सेपरेट होता है। मतलब मेंबर अलग हैं और मेंबर भले ही ओनर हैं, जो शेयर होल्डर हैं भले ही ओनर है कंपनी के, पर इसकी एंटिटी सेपरेट है। विद परपेचुअल सक्सेशन, और सक्सेशन कैसा है? परपेचुअल है कि अगर कोई एक आध मेंबर या कोई मेंबर मर जाता है तो कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है। एंड अ कॉमन सील, और कंपनी की क्या होती है? खुद की कॉमन सील होती है जो कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाने का काम करती है। इस कॉमन सील से ही कंपनी अपनी फंक्शनिंग करती है, इसी से किसी डॉक्यूमेंट को ये वैलिड बनाती है। आजकल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का टाइम है, तो कंपनी की कॉमन सील जो है अब उतनी चलन में नहीं है। ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इंक्लूड। कंपनी के कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। तो इनकॉर्पोरेशन सबसे पहला कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका इनकॉर्पोरेशन होता है। ए कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू लीगल प्रोसीजर अंडर द कंपनीज एक्ट, और कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो किसी एक्ट के थ्रू होता है। सबसे पहली कंपनी की ये कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर क्या है? कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है किसी एक्ट के थ्रू। ध्यान रखना, 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, जैसे 1956।
सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एंटिटी कैसी होती है? सेपरेट होती है। अस्तित्व कैसा होता है? सेपरेट, अलग अस्तित्व होता है, अलग मतलब कंपनी अलग है और इसके मेंबर अलग है, ठीक है। द कंपनी हैज अ लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल है, मतलब ये नेचुरल बॉडी की तरह नहीं है, नेचुरल बॉडी की तरह बिहेव नहीं करती, हाँ, लेकिन कैन बी सू एंड कैन बी सूड, ये किसी के ऊपर केस दर्ज कर सकती है और ये किसी इसके ऊपर कोई केस दर्ज कर सकता है। मतलब ये खुद नहीं जाएगी, कंपनी ऐसे नहीं जाएगी, कंपनी चली ही उठ के, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वर्क करते हैं कंपनी की तरफ से। लीगली आर्टिफिशियल पर्सन, लीगली अ कंपनी इज seen as an artificial person that can own property, enter into contracts, conduct business, sue or be sued। मतलब can sue और can be sued, मतलब ये किसी के ऊपर केस कर सकती है और इस पर कोई केस कर सकता है। बिजनेस चलाती है और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट से एंटर होती है, और उसके बाद प्रॉपर्टी ओन करती है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है कंपनी की अपनी खुद की। तो ये पर्सन तो है पर आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, ठीक है। पता लगे कंपनी घूमने गई है, ऐसा नहीं होता, हम जा सकते हैं नेचुरल बॉडी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है कि कंपनी कंटिन्यू रन करती रहेगी, इसके मेंबर वगैरह का कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर का मरने का, इंसॉल्वेंट होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कंपनी के ऊपर। तो कंपनी हैज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस अनलेस डिसॉल्व्ड बाय लॉ। अगर लॉ जब तक डिसॉल्व नहीं करेगा, मतलब कानून के द्वारा जब तक डिसॉल्व नहीं की जाती, तब तक कंपनी रन होती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के शेयर्स तक लिमिटेड होती है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी है? शेयर्स तक, और कंपनी की भी। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है डेट पे करने के लिए यूज की जाएगी, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। जब अनलिमिटेड लायबिलिटी कैरी करता है पार्टनरशिप, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कैरी करता है कि अगर लॉस की स्थिति में, लॉस हुआ है तो शेयर की वैल्यू तक ही लॉस को पे ऑफ करेगा शेयर होल्डर, ना कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी डेट को पे करने के लिए। सो मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड और गारंटीड इन केस ऑफ बिल्डिंग अप। समापन के समय लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी अपने शेयर को क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लिखा भी है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर फ्रीली, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो फ्रीली है, क्या करने के लिए? शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इन अनलिस्टेड कंपनीज ट्रांसफर इज रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान रखना, अनलिस्टेड कंपनी में ट्रांसफर किससे रेगुलेटेड होता है? एओए से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। तो ट्रांसफरेबिलिटी कौन कर सकती है? वे कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं और पब्लिक कंपनी है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, क्या कंपनी मैनेजमेंट खुद कर, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी खुद तो कर नहीं सकती, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर भी नहीं करते मैनेजमेंट, तो फिर कौन करते हैं? शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के कौन इलेक्ट किए जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्टर्स कह सकते हैं। सेपरेटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ध्यान रखना, इसका ओनरशिप से मैनेजमेंट सेपरेट होता है। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर पहुंच जाए मैं ही मैनेज करूंगा कंपनी को, ऐसा नहीं है। इलेक्टेड डायरेक्टर्स ही कौन क्या करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं, सीईओ वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉमन सील, कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील होती है जिससे किसी डॉक्यूमेंट को ये वैलिड बनाती है, और आजकल ये कम चलन में है कॉमन सील। सो ए कंपनी में हैव द कॉमन सील अफिक्स्ड टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या डिफरेंस होता है? अगर हम कंपनी और पार्टनरशिप की बात करें तो कुछ डिफरेंस होता होगा, हाँ होता है। क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली बात, मोड ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप टू और मोर देन टू पीपल के, टू और मोर देन टू पर्सन के म्यूचुअल एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फॉर्म होती है। ये लोग आते हैं और अपनी कैपिटल लगाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं, जबकि कंपनी ऐसे फॉर्म नहीं होती। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जैसे देखिए सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन, ए पार्टनरशिप इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स एंड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। कंपनी पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि कंपनी को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक्ट 2013 के अंडर में हमें रजिस्टर्ड कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर,
ठीक है, अभी हाल फिलहाल या फिर प्रीवियस लॉ से भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। 1956 बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट, पार्टनरशिप आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको पता है पार्टनरशिप कौन से एक्ट से चलता है? 1932 से। पार्टनरशिप का एक्ट क्या है? 1932। जबकि कंपनी का एक्ट क्या है? कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी किस कौन से एक्ट से चलती है? कंपनीज एक्ट 2013। नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर की बात करूं तो पार्टनरशिप में 2 मेंबर होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं 50। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो इसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 200। ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं। जबकि पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 7 होने चाहिए। जबकि प्राइवेट में 2 to 200 और पार्टनरशिप में 2 to 50। ध्यान रखना, जैसे देखिए पार्टनरशिप आर रिक्वायर अ मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 50। ये भी कंपनीज एक्ट के द्वारा। वेयर एज पब्लिक कंपनीज रिक्वायर एटलीस्ट 7 मेंबर्स विद नो अपर लिमिट, लेकिन इनकी कोई अपर लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं इनमें पब्लिक कंपनी में। एंड प्राइवेट कंपनीज नीड एटलीस्ट 2 मेंबर्स विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 200। मैक्सिमम क्या होता है इनका नंबर? 200। प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनीज नीड एटलीस्ट 2 मेंबर विद मैक्सिमम ऑफ 200। 2 से 200 प्राइवेट में, 7 से अनलिमिटेड पब्लिक में और 2 to 50 पार्टनरशिप में। 2 to 50। लायबिलिटी, अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, इन पार्टनरशिप लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, आपको पता ही है। जबकि कंपनी में लायबिलिटी कहां तक सीमित होती है? शेयर की फेस वैल्यू तक। ध्यान रखना। व्हाइल कंपनीज लायबिलिटी इज टिपिकली लिमिटेड टू द शेयर्स हेल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ भैया पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर गलती से भी लॉस हुआ ना तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या की जाएगी? यूटिलाइज की जाएगी लॉस को या फिर डेट को पे ऑफ करने में। जबकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अगर लॉस अराइज भी होते हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगी, केवल शेयर की फेस वैल्यू तक ही आपको पे करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप डीड पहले से तैयार होती है उस डीड के अकॉर्डिंग जो भी रेशो होता है उस रेशो से पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में डिविडेंड अलाउ किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो in partnership profit are distributed according to the partnership deed. in company dividends are declared by the board of directors. dividend declare किया जाता है। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में बी मैनेज बाय ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप सारे पार्टनर मैनेज कर सकते हैं पार्टनरशिप को, या फिर कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर की तरफ से मैनेज कर सकता है। जबकि इन कंपनीज मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट किनके द्वारा देखा जाता है? डायरेक्टर्स के द्वारा, ना ओनर मतलब शेयर होल्डर के द्वारा। हु आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, जो किन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं शेयर होल्डर्स ने वोटिंग करके। और अब ये शेयर होल्डर कौन होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पार्टनरशिप रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी। पार्टनरशिप में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ओनरशिप को, जबकि कंपनी में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यू चलता रहता है, एक से ट्रांसफर होकर दूसरे पर चली जाती है। तो आर रिक्वायर पार्टनरशिप रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी एंड रिक्वायर ऑल पार्टनर कंसेंट। और अगर ट्रांसफर करना भी है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, इसमें सहमति जरूरी है सभी पार्टनर की कोई भी डिसीजन लेने से पहले। व्हाइल कंपनी शेयर्स आर टिपिकली ट्रांसफरेबल इन पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज में तो ट्रांसफरेबल है, आपको पता ही है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप आर अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप अफेक्ट होती है, डेथ होने पर, इंसॉल्वेंसी होने पर पार्टनरशिप टूट जाती है। जबकि कंपनी नहीं टूटती, कंपनीज एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूज रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। विंडिंग अप मतलब वाइंडिंग अप, किसी कंपनी का समापन करना। तो पार्टनरशिप में भी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट और कोर्ट के ऑर्डर से। पार्टनरशिप कोर्ट के ऑर्डर से भी खत्म हो सकती है और म्यूचुअल कंसेंट से भी खत्म हो सकती है। जबकि कंपनी लीगल प्रोसेस से अगर इसका जन्म हुआ है तो लीगल प्रोसेस से इसको क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओपीसी सबसे पहले, प्राइमरी टाइप में ओपीसी सबसे पहले आती है, 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही मेंबर होगा। दिस इज अ कंपनी विद ओनली 1 नेचुरल पर्सन एज अ मेंबर लिमिटेड बाय सर्टेन रेगुलेशन। ठीक है, और एक ही पर्सन होगा, ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत रेगुलेशंस होंगे
जबकि सबसे ज्यादा रेगुलेशन पब्लिक कंपनी को फॉलो करने होते हैं, प्राइवेट को भी कम फॉलो करने होते हैं, कम से कम रेगुलेशन होते हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा होते हैं। प्राइवेट कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर 200, 2 से 200, दो मेंबर होने ही चाहिए और 200 इसके मैक्सिमम है प्राइवेट कंपनी के। और रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर, ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती एंड कैन नॉट इनवाइट पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और ये पब्लिक में शेयर बेचकर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकती, पब्लिक में शेयर नहीं बेच सकती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है कि भाई ये प्रोस्पेक्टस इशू कर दे और लोग इसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा ये नहीं कर सकती क्योंकि पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। पब्लिक कंपनी कौन है? हैज नो मेंबर लिमिट, पहली बात तो मेंबर की लिमिट नहीं है, चाहे जितने शेयर होल्डर हो सकते हैं। कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, ये शेयर पब्लिक, जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन भेज सकती है। एंड मे बी लिस्टेड और अनलिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। फिर आती है डिटेल ऑन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगर मैं इनकी डिटेल की बात करूं तो ओपीसी की, प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, तो एक बार मैं इनको रीड करूंगा और आप देखिए प्रॉपर्ली जो मैंने समझाया, मैं फ्लुएंटली रीड करूंगा। डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं इस एक्ट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं जो सेक्शन 2 और क्लॉज 62 में बताया गया है। एज अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन, सबसे पहली बात तो इसमें 1 मेंबर होता है। कितने मेंबर होते हैं? 1 मेंबर होते हैं, क्योंकि 1 पर्सन है। रूल्स अंडर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, रूल्स 2014, ठीक है। आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है? स्पेसिफाई दैट ओनली इंडियन सिटीजन्स हु आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म द ओपीसी। ओपीसी को इंडियन रेसिडेंट ही फॉर्म कर सकता है, पहली बात तो। दूसरा, these companies are restricted in activities and cannot be established for charitable purpose। और ये कंपनियां किस पर्पस से नहीं खोली जा सकती? चैरिटेबल पर्पस के लिए। An OPC may have 1 to 15 डायरेक्टर्स। ओपीसी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 1 to 15 विद इट्स नेम एंडिंग इन, और इन्हें अपने नाम के लास्ट में क्या वर्ड लगाना होता है? ओपीसी वर्ड लगाना होता है। ओके, तो ये थी 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद आती है हमारी प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 और क्लॉज 68, ध्यान रखना 222 तीनों 22 है, पर क्लॉज क्या है इनके? इसका 62 है ओपीसी का, इसका 68 है, ठीक है, और इसका 71 है। प्राइवेट का 68 है और 71 है, ध्यान रखना। अच्छा, डिफाइंड अंडर द सेक्शन 260 और क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दिस टाइप ऑफ कंपनीज रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। पहली बात तो ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। लिमिट्स मेंबर 200, 2 से 200 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ध्यान रखना। दैट एंड डज नॉट इनवाइट पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ए प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एंड यूजेज प्राइवेट लिमिटेड, और इन्हें प्राइवेट कंपनियों को अपने नाम के साथ पीछे क्या वर्ड लगाना होता है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना होता है एट द एंड ऑफ इट्स नेम, ध्यान रखना। अगला आता है पब्लिक कंपनी। क्या कह रहा है ये पब्लिक कंपनी के बारे में? डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 और क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वाह, क्या ही बढ़िया डेफिनेशन है। व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी which is not a private company? A public company is not a private company। पब्लिक कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब जो प्राइवेट में जो चीजें हो रही हैं वो इसमें नहीं होंगी। इट हैज नो मैक्सिमम मेंबर लिमिट, क्योंकि 7 to अनलिमिटेड है। मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, लेकिन इसमें 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए। अंडर इट्स नेम एंड विद द लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनीज में बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है? ट्रांसफर भी कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। These represent ownership, give voting rights। जो इक्विटी वाले होते हैं ये ओनरशिप
पजेस करते हैं। कंपनी में इन्हें वोट करने का राइट भी होता है, तो वोटिंग राइट भी होता है। एंटाइटल शेयर होल्डर्स टू डिविडेंड्स, और डिविडेंड भी लेने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तो मिलेगा बट अ फिक्स्ड रेट, बट विद अ फिक्स्ड रेट। दीज प्रोवाइड प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास डिविडेंड लेने का प्रेफरेंस तो नहीं होता, बाद में मिलेगा, इनके बाद प्रेफरेंस के बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जबकि इनको पहले मिलेगा। पर इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ये रियल ओनर है और ये रियल ओनर नहीं है, मतलब इक्विटी रियल ओनर है और प्रेफरेंस वाले रियल ओनर नहीं है। और इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, बट जनरली लैक ऑफ वोटिंग राइट्स, हाँ ये लैक ऑफ वोटिंग राइट्स है, जनरली वोटिंग राइट होता नहीं है। कभी कभार हम किसी सिचुएशन में इनसे वोट करवा सकते हैं स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके। दे आर प्रायोरिटाइज ओवर इक्विटी शेयर, हाँ प्रायोरिटी तो मिलती है इनको। एक तरीके से मान लो ये घर के मेहमान है, जिनको मेहमान को जो स्वागत में जो चीजें मिलती हैं वो तो सारी मिलेंगी और पहले मिलेंगी, लेकिन पता लगे कि पूरी प्रॉपर्टी में अगर मालिकान हक दे दे तो नहीं देंगे। भाई आप मेहमान हो और मेहमानों के अधिकार उतने ही होते हैं, ये मेहमान ही है, इनके अधिकार उतने ही हैं। ये वोट नहीं कर सकते हमारे घर में, हाँ, लेकिन और ये हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते, मतलब एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं ले सकते। इनका एक फिक्स रेट से डिविडेंड है कि भाई आप आइए और चाय पिए और खाना खाइए और निकलिए। आप ये मत सोचिए कि आपको यहां पर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा, जितना फिक्स है उतना ही मिलेगा आपको। सो प्रेफरेंस शेयर वाले वोट नहीं कर सकते, इक्विटी वाले वोट कर सकते हैं, रियल ओनर प्रेफरेंस वाले हैं। हाँ अच्छा, आपको मैं बता दूं इक्विटी एंड प्रेफरेंस में मेन डिफरेंस दो होते हैं। पहला डिफरेंस होता है कि दोनों के पास अलग अलग वोटिंग राइट है, एक के पास है और एक के पास नहीं है। और दूसरा, डिविडेंड लेने में एक के पास प्रायोरिटी है, एक के पास प्रायोरिटी नहीं है। मतलब देखो मैं आपको बताऊं, जो मेहमान है ना उनको डिविडेंड पहले मिलेगा, ठीक है, मतलब चाय नाश्ता उनको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद जो बचेगा, ज्यादा बचेगा, वो किनका है, वो घर वाले लोगों का है, इसका मतलब इक्विटी वालों का है, ध्यान रखना। तो इक्विटी वालों को द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज शेयर्स आर टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट। सबसे पहला तो वोटिंग राइट में डिफरेंस है दोनों में, एक को वोटिंग राइट है, इक्विटी को है, जबकि प्रेफरेंस को नहीं है। और प्रायोरिटी इन डिविडेंड, तो इक्विटी को प्रायोरिटी नहीं है, इनको डिविडेंड बाद में मिलेगा, लेकिन पहले मेहमानों को निपटाया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा। की अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है? तो अकाउंटिंग प्रोसीजर रिलेटेड टू शेयर कैपिटल इंक्लूड्स, सबसे पहले तो इशू ऑफ शेयर्स होता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि शेयर इशू करती है, लेकिन शेयर इशू ऐसे नहीं हो जाता, प्रोस्पेक्टस वगैरह पब्लिश करना पड़ता है, फिर उसमें तो ये सारी प्रोस्पेक्टस भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, प्रोस्पेक्टस भी आएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये प्रोसीजर होते हैं जो हमें एक कंपनी में करने होते हैं, जैसे शेयर इशू करने होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन जानते हो आप लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी के पास एक अथोराइज्ड कैपिटल होती है, अथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी क्या कर देती है, जनरल पब्लिक में शेयर इशू कर देती है। और शेयर आप ऐसा मत समझ बैठिए कि शेयर कोई बहुत बड़ी वस्तु होती होगी। शेयर एक कागज का टुकड़ा होता है जो इस बात का वैलिड प्रूफ होता है कि हाँ हमने आपसे पैसा लिया है और उतने पैसे तक आप कंपनी में क्या हो, ओनरशिप रखते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब मैं कंपनी के शेयर बेचने के लिए निकलूं, पब्लिक ऑफरिंग के लिए निकलूं, सब्सक्रिप्शन के लिए भेजूं, तो ऐसी स्थिति में जब मेरे पास मैंने 10,000 शेयर बेचे, मेरे पास 10,000 शेयर मैंने बेचे जनरल पब्लिक में इशू किए, लेकिन सब्सक्रिप्शन मेरे पास खरीदने वाले मेरी दुकान के बाहर, मतलब मेरी कंपनी के बाहर ऐसे कंपनी के बाहर नहीं आते, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। मेरी कंपनी के बाहर अगर 10,000 बेच रहा हूं और 12,000 का जो है शेयर होल्डर आ जाए, तो समझ लीजिए मेरे पास 2,000 शेयर होल्डर का ज्यादा पैसा आया है, और वो जो 2,000 ज्यादा शेयर होल्डर है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है 2,000 से। या तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, शेयर तो हम दे नहीं सकते क्योंकि शेयर तो हम 10,000 इशू किए ना, 10,000 है हमारे पास, तो फिर हमें उनका पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हमारे पास हमने शेयर इशू किए हो 10,000 और 8,000 ही सब्सक्रिप्शन आए हैं, हम बेचने के लिए कितने निकले थे? 10,000, खरीदने वाले कितने आए हैं? 8,000, तो 2,000 के कम सब्सक्रिप्शन आए हैं, इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो जब सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाए इशूड कैपिटल पर, अगर आपने जो इशू किया है उस पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज्यादा हो जाए तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन सॉरी इशूड कैपिटल ज्यादा है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम है तो वो क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि हमारे पास खरीदने वाले कम आए हैं
मतलब सब्सक्राइब करने वाले ज्यादा आए हैं, कम आए हैं, और इशू हमने ज्यादा किए थे। इशू हमने 10,000 किए थे और सब्सक्राइब करने वाले कितने आए हैं, 8,000 आए हैं। तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? जब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, जब हम एक शेयर बेचते हैं तो वो शेयर जो होता है वो शेयर ज्यादा का भी हो सकता है, और अब हम उस शेयर का पैसा एक बार में भी ले सकते हैं, किस्तों में भी ले सकते हैं। जब हम किस्तें देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे आपसे, मैंने आपको एक शेयर बेचा 100 रुपीज का, अब मुझे आपसे 25 पहले चाहिए उस शेयर पर, फिर 25 चाहिए, फिर 30 चाहिए और फिर 20 चाहिए। तो आपने 25 पहले दे दिए, फिर 25 दे दिए, 50 आपने दे दिए मुझे, अब आपसे 30 रुपए और चाहिए और फिर 20 रुपए और चाहिए। आपने 30 भी नहीं दिए, तो जो 30 रुपए नहीं दिए आपने, वो कॉल्स इन एरियर है, आपने किस्त जमा क्यों नहीं की। ठीक है, उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि 30 रुपए ले लो आप तीसरी वाली किस्त के, मतलब फर्स्ट कॉल के, और 20 रुपए जो अगली वाली किस्त आएगी ना उसके हम देने नहीं आ पाएंगे, आप अभी जमा कर लो। तो वो उसके भी पैसे जमा कर जाते हैं, उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। वही है कि कोई पहले जमा कर गया और कोई आज के भी नहीं देकर गया। तो जो आज के भी नहीं देकर गया, मतलब इस वाली किस्त के भी नहीं देकर गया, इंस्टॉलमेंट के भी नहीं देकर गया, तो समझ लीजिए वो कॉल्स इन एरियर है। और जो आगे आने वाली जो फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट होगी उसके भी पे ऑफ कर गया, तो इसका मतलब वो कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी 10% इंटरेस्ट चार्ज करती है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कॉल्स इन एडवांस अगर आपने कंपनी को पहले ही जमा कर दिए हैं तो कंपनी उस पर आपको ब्याज भी देती है, इंटरेस्ट भी पे करती है। अगर इंटरेस्ट ले रही है कॉल्स इन एरियर पर, तो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे भी कर रही है, 12% के अकॉर्डिंग पे करती है, ध्यान रखना। अगला आता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इश्यू करना, जब कभी कभी कंपनी कुछ ऐसी होती है जो शेयर तो इश्यू करती है लेकिन कैश नहीं लेती शेयर होल्डर से। शेयर दे दिया लेकिन कैश नहीं लिया, उनके पास से कोई दूसरी वस्तु ले लीजिए, बिल्डिंग ले ली, कोई असेट है असेट ले ली, या कोई सर्विस ले ली, और उसके बदले क्या कर दिया, शेयर इश्यू कर दे। तो जब जब किसी असेट के बदले हम शेयर इश्यू कर देते हैं, सर्विस और असेट के बदले हम शेयर इश्यू कर देते हैं, तो हमें कैश नहीं आया, हमारे पास कोई वस्तु आई है, तो इसी को कहते हैं हम क्या, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि किसी को हमने शेयर बेच दिए और उससे हमारे पास वस्तु आ गई। ठीक है, फ्यूचर में वो शेयर का मालिक रहेगा हमारे यहां पर। फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर क्या होता है शेयर्स का? जब हम किसी व्यक्ति से कॉल्स मांग रहे हो और वो कॉल्स टाइम पर पे ना करे, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनको वार्निंग देते हैं कि भाई आप किस्त का पैसा जमा कर जाओ। अगर वो फिर भी किस्त का पैसा जमा करने नहीं आते, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंपनी का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को बुलाते हैं और सेक्रेटरी से कहते हैं जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उनकी एक लिस्ट तैयार करो और उनको एक नोटिस भेजो। ऐसे उनको थर्ड नोटिस भेजते हैं 14 डेज के लिए। वो जो 14 डेज का नोटिस होता है, उसके बाद कंपनी शेयर क्या कर लेती है, जिसने भी पैसा जमा नहीं किया उनके शेयर जब्त कर लेती है, और उन्होंने जो पैसा जमा किया है उसको कंपनी पचा जाती है, कंपनी उसको फॉरफिट कर लेती है। शेयर होल्डर के पैसे को फॉरफिट किया जा सकता है अगर वो टाइम पर पे नहीं करते तो, और फिर वो शेयर को आगे दूसरे किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने कहीं से कोई गाड़ी खरीदी और हमने अगर उसकी किस्तें जमा नहीं की, तो कंपनी वाले उस गाड़ी को क्या कर ले जाते हैं, जब्त कर ले जाते हैं, और जो पैसा जमा किया होता है ना हमने, वो भी उन्हीं का हो जाता है। फिर वो गाड़ी किसी दूसरे को बेच देते हैं, और दूसरे को बेचते हैं तो जो लॉस होते हैं उस लॉस की भरपाई वो जो हमने जमा किया है उसमें से पूर्ति करते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर भी शेयर इश्यू किए जाते हैं, और इसी को हम फॉरफीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? और फॉरफिट करने के बाद जिन्होंने भी शेयर खरीदे उनका नाम मेंबर रजिस्टर से काट दिया जाता है, और किसी दूसरे को, नए व्यक्ति को, और उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि भाई फॉरफिट हो चुका है, अब आप मेंबर रजिस्टर में आपका नाम नहीं रह गया। उसके बाद किसी दूसरे को वो शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को शेयर इशू करना, इशूइंग द शेयर्स टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर, स्पेसिफिक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना, वो शेयर देना। प्राइवेट प्लेसमेंट भी सेलिंग सिक्योरिटी डायरेक्टली टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर, किन्हीं सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही सिक्योरिटी मतलब शेयर बेचना क्या कहलाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। प्राइवेटली किसी को हम जब प्लेसमेंट दे दें, मतलब शेयर बेच दें। स्वेट इक्विटी शेयर, जब हमारी एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को उनके वर्क और सर्विस के बदले हम शेयर इशू कर दे, कंपनी उनको सैलरी ना देकर क्या दे दे, शेयर इशू कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। ये भी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये भी रहता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन ही कंपनी
जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी को प्रमोट करते हैं और इस प्रोसेस को प्रमोशन कहते हैं। अब प्रमोटर कौन होते हैं? जिनके दिमाग में फर्स्टली आइडिया किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए आया होता है, वो कौन कहलाते हैं? प्रमोटर कहलाते हैं। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कंपनीज फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन की पहली स्टेज है जो किसी के दिमाग में आइडिया आया है, वेयर इंडिविजुअल्स और ग्रुप और प्रमोटर्स जिन्हें कह सकते हो एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, फॉर्म ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये तो प्रमोटर तो वो है जिन्होंने आइडिया को कंसीव किया पहली बार। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, कंपनी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मतलब रजिस्ट्रेशन एक ही बात है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एक ही बात है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। प्रमोटर्स गेट अप्रूवल, ये जो प्रमोटर्स होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है वो क्या करते हैं, किसी एक्ट के थ्रू, मतलब जैसे 2013 के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को नेम भेजते हैं उसका और सबमिट कर देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा देते हैं ये सारी चीजें। जब इनकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, मतलब रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फिर वो बिजनेस चालू करेगी। द रजिस्ट्रार इश्यूज द सर्टिफिकेट, जब रजिस्ट्रार क्या कर देता है, इनको सर्टिफिकेट इशू कर देता है ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मार्किंग द कंपनीज लीगल एग्जिस्टेंस, और कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो सबसे पहले कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको आरओसी करानी होगी।